और आज शो की शुरुआत होनी है आपके सवालों के जवाब के साथ। और हमारे साथ आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जुड़ गए हेमंत उस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों से भी जुड़ना शुरू करते हैं। रोहित हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या करते हैं, कुछ बताइएगा नमस्कार। अपने बारे में। नमस्कार मैम, मैं लखनऊ से गवर्नमेंट बैंकर हूँ। ओके। मेरा सवाल ये था मैम, मुझे आज की डेट में 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उसके लिए मैं 6,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। 30 साल बाद 1 करोड़ मतलब कितने के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उनकी परचेजिंग वैल्यू गिरती जाएगी। तो मेरी छह ठीक हजार है। की एसआईपी ये पर्याप्त होगी क्या, कि उस समय के लिए जो अमाउंट आएगा। ठीक है रोहित, आपकी और मेरे उम्र पास 29 साल की है और आपने जी एनपीएस जी में भी कुछ पैसे डाल रखे हैं। आपके जी जी पास एनके टर्म प्लान है 25 लाख का। और जी आपने जी अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस से भी कवर करके रखा हुआ है। और जी ये जो आपने 50,000 रुपये 2022 में एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है, वो कौन सी पॉलिसी होगी, नाम पता है आपको? मैम नाम नहीं पता है, लेकिन इसमें क्या है कि 20 ईयर तक जमा करने, उसके बाद हर ईयर इसमें 80,000 मिलते रहेंगे। आपको नाम नहीं पता? नाम हम्म। और किसने बेची है आपको ये पॉलिसी? मैम मेरे भाई ही हैं। मेरे भाई अच्छा, एलआईसी एजेंट। एलआईसी एजेंट हैं। चलिए, तो आप भाई जी के मुंह में आके आपने ये पॉलिसी खरीद ली है। साल का 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है रोहित, जी मैम जी है ना? आप ये समझिए जी ना, जी आप जहाँ पैसे लगा रहे हैं, मैं आपसे पॉलिसी का नाम पूछ रही हूँ और आपके पास आपको पॉलिसी तक का नाम नहीं पता है। और आपने आंखें बंद करके इतनी बड़ी राशि, जो कि आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, वो आपने डाल दी है। और आप उसके बारे में मैम जानते ही नहीं है, आपने बस रिटर्न देखा। एक यही फ़ायदा आपने देखा कि इतने साल तक जमा रहेंगे और मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ खुद ही थोड़ा मुझे सा समझ आपके रहा हूँ कि ये गलत हो गया है। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डालते, उससे बहुत ज्यादा हम पा जाते हैं। ये तो आपने बहुत बढ़िया सीख समझी है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो आपकी तरफ से एक चूक रही है, वो ये है कि आपने जानकारी प्राप्त नहीं की है। आपको समझ में आ गया कि आपने पॉलिसी गलत ले ली है, आपको म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए था ये पैसा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते तो उस पॉलिसी की डिटेल्स निकाल सकते, है ना? और मैम उसके बाद उसमें डिटेल तो थी, रहना लेकिन है। हम थोड़ा हम्म। याद नहीं आ रहा है। डिटेल तो थी मैम। हाँ, चलिए, डिटेल्स जब भी वापस आएँ आपके पास तो फिर आप निकाल के रखिएगा। शायद अगली बार अगर सवाल भेजना चाहें पॉलिसी को लेकर तो भेजिएगा, क्योंकि 50,000 रुपये सालाना कम नहीं होते ना रोहित। और उसके बाद आपने अपने लिए जो फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं, उसमें पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का यूएस का ब्लू चिप है, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई निफ्टी मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है। 10% आप बढ़ाना भी चाहेंगे। 25 साल में आपको मैक्सिमम कितना पैसा इकट्ठा हो सकेगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से, ये आपने सवाल पूछा है रोहित। बुनियादी तौर पे आप सब जगह सही हैं। टर्म प्लान लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज आपको जैसा मुमकिन हो सके बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। और खैर, वो एलआईसी की एक पॉलिसी को मैं फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारे पास उसकी डिटेल्स नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो आप एसआईपी कर रहे हैं लगभग 6,000 की, उसमें आपके फंड्स कैसे हैं और कितना आप इकट्ठा कर पाएंगे, ये भी जानते हैं। हेमंत सर, आपके पास होगा शायद ये सवाल। यस यस कविता, देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी उसके बारे में बात कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। और आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इमरजेंसी फंड। अगर हम करंटली देखें तो रोहित ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया, और सही जो ऑप्शन है टर्म प्लान वो भी लिया। बट मेरा एक ही बोलना है कि इनका जो अभी कवर है वो 25 लाख का है, काफी यंग है। मुझे लगता है इनको कोशिश करनी चाहिए इसको बढ़ाने की, क्योंकि क्या होता है जब आप यंगर एज में ज्यादा टर्म प्लान लेते हो, कवर ज्यादा लेते हो, तो आपका प्रीमियम भी कम होता है, और बाद में फिर कोई डिस्प्यूट नहीं आता है कि आपकी हेल्थ कैसी थी। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखने का। हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने ऑलरेडी लिया है। एक इंश्योरेंस के बारे में आपने बात की ऑलरेडी कि उसके बारे में रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास स्कीम की डिटेल नहीं है तो हम बोल नहीं सकते ज्यादा कुछ। बट ये मैं कह सकता हूँ ब्रॉडली कि अगर ये ट्रेडिशनल प्लान है कोई, तो जो 20 साल का इनका जो नजरिया है उसके हिसाब से वहां पर रिटर्न उनको नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनको दोबारा से इसको सोचने की जरूरत है।
अब अगर बाकी मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्होंने कहा कि 11,000 रुपए एनपीएस में लगा रहे हैं। इनके पास लाइफ साइकिल 50 है, जिसमें 50% इक्विटी है, 30% कॉर्पोरेट डेट है और 20% जो है वो जीसेक है। वहां पे 35 साल तक 50% रहेगा और बाद में हर साल 2% घटेगा इक्विटी में एक्सपोजर और 1% घटेगा कॉर्पोरेट डेट में उसका एक्सपोजर, और ये 3% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बढ़ेगा। इस तरह से वो LC50 काम करती है। इसके अलावा 13,000 रुपए की इनकी SIP है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, 20 साल का समय, और जैसा इन्होंने कहा कि ये 10% से इसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब 3,40,00,000 तक का कॉर्पस, ये दो चीजें मैं देख रहा हूँ। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखें 20 साल, और जैसा उन्होंने कहा कि 10% जो है वो उसको स्टेप अप करेंगे, तो उस दो चीजों को मैं कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि करीब 3,40,00,000 का ये कॉर्पस बना पाएंगे। एक ही फंड मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्पेशली लुकिंग एट जो उनका कंपोजिशन है कि SBI जो ब्लू चिप में उनका जो पैसा है वो अगर SBI कॉन्ट्रा में करें तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में एक अलग तरह का फंड आता है और एक अलग स्टाइल आता है, और मुझे लगता है कि वो एक सही एडिशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो में। तो एक ही बदलाव मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी जैसा मैंने कहा वो कॉर्पस जो है करीब 3,40,00,000 का बना पाएंगे। रोहित, क्या आप सलाह सुन पाए हैं? आपको समझ में आया जो आपको बताया जा रहा है? जी मैम, जी मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट, और अपनी LIC की डिटेल्स हमको आप पहुंचाइएगा जब भी मुमकिन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अनिल रावत साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रावत जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम नमस्कार मैम, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। और राइट सर, क्या करते हैं? मैम मैं रिटायर्ड हूँ फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज। अच्छा अच्छा, सर बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैम मेरे पास अभी मैं 4 फंड होल्ड कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास फर्स्ट जी। है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी। सेकंड SBI ESG एक्सक्लूसिव स्टैटिक फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI हाँ। फ्लेक्सी कप फंड एंड SBI हाँ। ब्लू चिप। ये मैम हाँ। मेरे पास 2017 से है, SIP है एट द रेट ऑफ 2000। ओके सर, ठीक है। और मैम 2017 से मैम, जुलाई 2017 से। अच्छा सर, आप रिटायर हो चुके हैं तो मैं आपकी उम्र लगभग 60 या उससे ज़्यादा ही समझूं? मैम 60 मैम, मेरी एज 60 मैम। 60 है, ठीक है। हाँ जी। तो सर आपने रिटायरमेंट के जस्ट पहले ये पोर्टफोलियो बनाया है, राइट? मैम मैंने रिटायरमेंट से काफी पहले बना दिया था, 5 साल पहले, अच्छा, 2017 जुलाई से। मैं अच्छा अच्छा, 22 में रिटायर हुआ हूँ मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इस पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हैं आप इस पोर्टफोलियो से? मैम उद्देश्य मेरा कोई गोल फिक्स नहीं है मैम, ज्यादा मेरे पास ऐसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है अभी। ऑल माई चिल्ड्रन आर सेटल्ड। ऐसे ही मैं इन्वेस्ट ठीक कर है। रहा हूँ मैम, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा मनी मैम मेरे पास। ठीक है, तो आप इक्विटी के वॉल्टिलिटी से, जो उसकी फितरत है उतार चढ़ाव भरी, उससे आप कंफर्टेबल हैं, आप उतना जोखिम ले सकते हैं, समझते हैं आप उसको? यस मैम, मैं इक्विटी में भी हूँ मैम, मैं शेयर मार्केट में भी हूँ। चलिए ठीक है, तो फिर आप भली भांति परिचित हैं। अच्छा, सारे SBI के फंड्स लेने के पीछे कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं मैम, मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था जब मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे को कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा, मेरे को एडवाइस चाहिए थी कि वेदर मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या कोई चेंज करना ठीक है। चाहिए। और मैम मैं ठीक 5,000 है। मोर आई वांट टू इन्वेस्ट ठीक है, पर मंथ। 5,000 आपको और हर महीना निवेश करना है, और साथ ही आपका नजरिया 5 से 10 साल का है ना? और आप जोखिम भी खूब उठा सकते हैं क्योंकि कंटिन्यू जब तक जी यस मैम। जी। चलिए, काबिले तारीफ, आपकी सराहना करती हूँ। आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन आप एसेट क्लास को समझते हैं, इससे जुड़े जोखिम को समझते हैं, उसके मुताबिक आपने जो है इसका चुनाव किया है और अपने लिए फंड्स का भी चुनाव किया है। हालांकि वहाँ तब्दीली की ज़रूरत है, फंड्स के सिलेक्शन में भी और शायद AMC के सिलेक्शन में भी। विश्वजीत जी, आपके पास होगा इनका सवाल। जी, बिल्कुल कविता जी नमस्कार। रावत जी, आपका पोर्टफोलियो देखा, उसमें आपने जैसे बताया खुद ही कि चारों फंड्स SBI AMC के हैं। SBI जो है इंडिया की लार्जेस्ट AMC है, बट फिर भी एज़ अ सलाहकार हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डिफरेंट AMCs को लें। ज़रूरी नहीं है कि सारा फंड एक ही AMC को निवेश कर दें, क्योंकि उससे थोड़ा-सा ओवरऑल रिस्क बढ़ जाता है पोर्टफोलियो में, जिसको कंसंट्रेशन रिस्क भी कहते हैं।
तो मेरी सबसे पहले सलाह ये रहेगी कि आपकी जो 4 फंड हैं, उसमें से 2 फंड आप स्विच कर जाएँ और ये एक जो फंड है एसबीआई आपका जो ईएसजी एक्सक्लूशनरी फंड है, यहाँ से स्विच करके आप अ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में चले जाएँ और जो एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसी कैटेगरी में एक और फंड है जो बहुत अच्छा एवरग्रीन फंड है जिसको हम कहते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप ये 2 फंड आप स्विच कर जाएँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में। तो इससे आपका जो एएमसी का एक्सपोज़र है, जो एक ही एएमसी में एक्सपोज़र है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और जहाँ तक आपने पूछा कि ₹5000 जो आप और एक्स्ट्रा निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि ये 2 फंड मैंने सजेस्ट किए हैं, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और दूसरा जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप ढाई हज़ार रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस भी हो जाएगा, ओवरऑल एएमसी वाइज़ भी और मार्केट कैप वाइज़ भी। और जहाँ तक कि आपने पूछा कि आपका कितना पैसा बन जाएगा 10 साल में आप पूछ रहे थे, तो अभी आप 8,000 कर रहे हैं, अगर 5,000 और ऐड कर देते हैं, तो ₹13,000 करीब-करीब 10 साल में, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो ये करीब-करीब रावत साहब 30 लाख रुपए बन जाते हैं। और अगर आप कोशिश करें, इसमें 10% का आप हर साल थोड़ा स्टेप अप करते रहें, जैसे अभी आप ₹5,000 बढ़ा रहे हैं, ऐसे 1,000, 2,000 जब आपको मौका लगे अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, तो 10% का अगर आप लेके चलते हैं, तो करीब-करीब ये पोर्टफोलियो और आपका 10 साल में काफ़ी अच्छा फल-फूल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब जब आपको मौका लगे आप इसको बढ़ाएँ और ये 2 छोटे-छोटे चेंजेस करें डिफरेंट एएमसीज़ में और डिफरेंट फंड्स में, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपके बन जाएँगे। रावत जी, आपको विश्वजीत जी से कोई और क्लैरिटी लेनी है? देखिए, एएमसी वाइज तो आपको डाइवर्सिफाई करने की सलाह दी ही जा रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और बदलाव भी बताए हैं। क्या आपको कुछ और पूछना है इनसे? मैम आई थैंक यू वेरी मच सर, यही मुझे चाहिए था और मैं कंटिन्यू करूंगा कि एवरी ईयर आई कैन इंक्रीज मैम बाय 10% जो सर ने बताया, दैट आल्सो आई कैन डू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नरेंद्र सिंह साहब का मैं सवाल लूंगी। नमस्कार सर। जैसे अभी आप 5,000 पे बढ़ा रहे हैं, ऐसे 1,000 2,000 जब आपको मौका लगे अगर आप इंक्रीज करते हैं। हेलो नरेंद्र जी, आप टीवी हाँ की जी, आवाज हाँ। बंद कर देंगे और मुझसे फोन पर बात करेंगे सर? मैं कंफ्यूज हो गई कि आप। अच्छा ठीक है, मैं टीवी की आवाज बंद हाँ कर दूं? हाँ हाँ जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, मुझसे फोन पर बात कीजिए। अच्छा ठीक ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, अब मैं क्लियरली आपको सुन पाऊंगी सर। सर, जी मैंने बंद कर दी जी। हाँ, चलिए, तो आपने यहाँ पर 15 फंड, सर आप मुझे बताइए संभालते कैसे हैं सबसे पहले तो? पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सवाल लिया। मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज हूँ कि इतने फंड को कैसे संभालूं। और ये सब मैंने किया है 3 महीने के अंदर आपका शो देख करके। ओहो, तो अरे जिसने जो बाप रे। बताया मैंने वो लेना शुरू कर दिया। अब ना मैंने डिस्क्लेमर डालना शुरू कर देना अपने शो में, जहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि जो सलाह मिलती है वो केस स्पेसिफिक सलाह है, वो उसी दर्शक के लिए सलाह है। तभी मुझे समझ में आया कि हमें कुछ तो आपसे सलाह लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम तो खुद भी कंफ्यूज हैं काफी। चलिए, अच्छा किया आपने अपना सवाल मुझे भेजा। 3 महीने पहले आपने ये सारे फंड्स इकट्ठा कर लिए हैं और गोल आपका केवल 3 साल में 50 लाख का है। आप 5,000 रुपए हर 5,000 रुपए जो है आप हर फंड में डाल रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आपको 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करने हैं, ये भी क्या 3 साल के लिए हैं? हाँ, ये 3 साल अब आप बता दीजिए तो उस पे हम इन्वेस्ट कर देंगे जिस फंड में चाहिए। कोई खास है आपका गोल है क्या 3 साल बाद जो आ रहा है नजदीक? मुझे जो है अभी वो फ्लैट लेना है, तो कुछ पैसा मेरे पास है, 50 लाख की शॉर्टेज लग रही है, तो पूरा हो जाएगा तो फिर फ्लैट ले लेंगे। देखिए नरेंद्र जी, पता है कहाँ पे गलती हुई आपसे? 3 साल का समय है और आपने बहुत ही हार्डकोर इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाया है। सिर्फ एक गोल्ड फंड में देख सकती हूँ, इसमें आपने अपनी रिस्क कितनी ज्यादा ले ली है सर। देखिए, अच्छा हुआ आपने सवाल अपना भेज दिया, वरना तो ये गड़बड़ हो जाता है। 3 साल का समय ना पूरा इक्विटी में मुश्किल होगा आपके लिए रहना फिर। जी तो चलिए बताते हैं आपको। तो वैसे कोई खास अमाउंट नहीं है ना कि इतना इकट्ठा करना है? हाँ नहीं, वो 50 लाख से ऊपर भी कर सकता हूँ और मैं और भी पैसा डाल सकता हूँ और एसआईपी भी बढ़ा सकता हूँ। मैं 75,000 महीने का है, मैं बढ़ा भी सकता हूँ। 50, चलिए ठीक है, 50, चलिए ठीक है, तो बताते हैं 50 लाख और इकट्ठा करने आपको कैसे होंगे। हेमंत सर, आपके पास होगा इनका सवाल। तो
चलिए, अच्छी बात ये है हेमंत सर, इन्होंने अपनी गलती खुद ही मान ली, 15 फंड जो इकट्ठा किए हैं। लेकिन अब दूसरा इनका जो जोखिम है वो बहुत बढ़ गया है। 15 फंड्स और वो भी 3 साल के लिए इक्विटी फंड्स, और ऊपर से उनको 5 लाख रुपए और भी डालने, वो भी 3 साल के लिए हैं। 50 लाख रुपए की आवश्यकता है कह रहे हैं। अब इनके जोखिम को कैसे कम किया जाए और कैसे इन फंड्स में डाला जाए पैसे जहां पर जोखिम कम हो और कमाई उतनी हो जाए जितनी ये चाहते हैं। यस कविता, आई थिंक कुछ एस्पेक्ट्स को आपने ऑलरेडी टच किया है। आई थिंक मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। एक तो 15 फंड्स हैं इनके पास और 3 साल का समय है। और आई थिंक इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के समझने के लिए कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टाइम होराइजन, आपको लगता है आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट आधा होता है। तो इनके पास एक्चुअल में अगर आप ग्रो करने के लिए देखें तो समय और भी कम है वहां पे, क्योंकि आखिरी की जो इंस्टॉलमेंट है उनको तो समय मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो इन्होंने जो टाइम होराइजन रखा है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, अगर वो हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर 1-2 साल की और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो आई थिंक उसमें काफी मदद मिलेगी इनको, क्योंकि जब आप 3 साल के लिए कहते हैं और इमीडिएटली आपको पैसा चाहिए तो फिर पोर्टफोलियो में मुझे लगता है पूरा ही रिवैम्प करना पड़ेगा। तो एक अगर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी 1-2 साल की, तो आई थिंक कोशिश करें उसको बढ़ाने की। दूसरा, इनके पास इन्होंने काफी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इक्विटी फंड भी है, काफी ज्यादातर इक्विटी फंड है, गोल्ड फंड भी है 2, और भी हाइब्रिड फंड भी है। बट वहां पे भी क्या है कि जो एग्रेसिव फंड्स हैं, कुछ थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड, उस तरह के फंड भी हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे इनके पास आईसीआईसीआई इंफ्रा फंड है, एबीएसएल का पीएसयू फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, बीएनपी स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का एनर्जी फंड है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इक्विटी में तो एग्रेसिव किया है और उसके अंदर भी जो उन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो काफी एग्रेसिव है। तो अगर मैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते, समय ज्यादा होता, तो मैं पूरा पोर्टफोलियो रिवैम्प करने को बोलता हूं उनको। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर ये 3 साल के बाद 1-2 साल का अगर समय दे सके तो फिर मैं चाहूंगा कि 4 फंड जो मैंने कहा वो तो डेफिनेटली आप बंद कीजिए। उसके सामने ये जो 20,000 रुपए है, तो इक्विटी हाइब्रिड फंड में आप अगर पैसा लगाएं तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है, जिसमें आप कोटक इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट देख सकते हैं। दोनों में 10,000 रुपए लगाइए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा मैंने कहा, कि आप समय बढ़ाइए वहां पे। तो अगर वो पॉसिबल है तो फिर ये 4 फंड से चेंज करने में फिर भी काफी हद तक रिस्क कम हो जाएगा। तो नरेंद्र जी, देखिए, क्लियरली आपके लिए जो प्रॉब्लम जो हमने हाईलाइट की है उसी को विस्तार से समझाया हेमंत सर ने। और क्योंकि अग्रेसिव था आपका पोर्टफोलियो, इसीलिए कुछ फंड्स में से निकलने की भी सलाह दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सलाह आपने नोट डाउन कर ली हो। अभी फिलहाल नोट डाउन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप ये जो हमारा शो है चैनल के यूट्यूब पर भी जाता है, वहाँ पर आपको सलाह वापस से आपकी देखने को मिल जाएगी। आप फंड का नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और सवाल पूछना है आपको? 50 आपने जो बताया, मैं जो है 2 साल तक का टाइम और ले सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा 5 साल कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो ये बढ़िया कि आपने बता दिया। हेमंत, ये 5 लाख रुपए किन फंड में डालें वो बता दीजिए मेनली। हाँ, वो बताते हैं। तो वो 5 लाख रुपए भी अभी और 5 साल ना? हाँ, अभी और 5 साल, ये सारे चीज के लिए 5 साल है अभी हमारे पास। चलिए ठीक है, तो हेमंत सर, ड्यूरेशन बढ़ गई है, 3 से 5 साल हो गई है, तो अभी कुछ और तब्दीली फंड्स में? नहीं, आई थिंक ब्रॉडली जैसा मैंने कहा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास 2 साल की, तो फिर ये 4 फंड, क्योंकि वो विद इन इक्विटी काफी एग्रेसिव होते हैं, उसको हम चेंज करेंगे। और ये 2 फंड जो मैंने इनको बताया, इक्विटी हाइब्रिड, उसी में ही जो 5 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं, वो 50-50% एलोकेशन इन दोनों के अंदर ही कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये जो लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो उनकी एसआईपी है 75,000 के करीब, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नजदीक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय भी दे रहे हैं अपने आप को जो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। अगेन, जैसा हमने पहले भी कहा था कि इनके पास कैपेसिटी है कुछ एसआईपी बढ़ाने की। अगर वो है तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है हमेशा कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हमारे पास पैसा उस टाइम होराइजन से मैच करता हो जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर एडिशनल पैसा है, तो डेफिनेटली आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसके अंदर करें। तो ये हाइब्रिड फंड है, कुछ इक्विटी फंड जो है, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, उनके अंदर आप थोड़ा पैसा ज्यादा लगाइए। तो फिलहाल मुझे लगता है ये इतने बदलाव करने से डेफिनेटली ये इनका जो पोर्टफोलियो काफी हद तक ट्रैक पे आएगा। चलिए सिंह साहब, ऑल द बेस्ट। और अगली बार कोई दिक्कत हो तो पहले हमसे सवाल पूछ लीजिए।
उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में फंड ऐड कीजिएगा। और जो सलाह हम दर्शकों को देते हैं, जो फंड्स रेकमेंड करते हैं, वो उनके लक्ष्यों के मुताबिक, उनकी जोखिम क्षमता के मुताबिक जो है वो प्लान किए जाते हैं। तो इस बात का भी ज़रा ख्याल रखिएगा। बहरहाल मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राम शर्मा साहब। मैं उनका सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद हम जो जवाब है वो ब्रेक के बाद लेंगे। शर्मा जी नमस्कार, क्या हाल चाल सर आपका? अरे उनकी फ़ोन लाइन कट गई है। चलिए मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले ही लेते हैं और ब्रेक के दौरान जुड़ने की कोशिश करते हैं राम शर्मा जी से, और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलसिला तो जारी है। सवाल भेजना चाहें तो व्हाट्सएप कर दीजिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फटाफट आपके सवालों का लाइव जवाब दिला देंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो का वो पड़ाव जहां पर हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं लाइव, उसका सिलसिला जारी है। और विश्वजीत पराशर, हेमंत उस्तगी हमारे मेहमान बने हुए हैं, तो दर्शकों के लाइव सवालों के जवाब दे रहे हैं। और एक लाइव दर्शक फ़ोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, राम शर्मा साहब। शर्मा जी नमस्कार सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपने जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, मैं एक बार नाम दोहरा देती हूँ, आप चेक कर लीजिए। HDFC का डिफेंस फंड है आपके पास, मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो 250 है आपके पास, HDFC निफ्टी 50 है, और HDFC का ही मिड कैप का इंडेक्स फंड है, ICICI का ऑटो इंडेक्स फंड है, और सभी में आप हज़ार की SIP कर रहे हैं। 15 साल तक आपको करना है। हाँ जी सर ये बात बताइए, आपने इतना अग्रेसिव और रिस्की पोर्टफोलियो क्यों बना रखा है? बिना आइडिया के बनाया वैसे। जी सर, मुझे मैम क्या? हाँ वही तो मैं पूछना है जी आपको कि कैसा रहेगा। अच्छा, सलाह दी है किसी ने आपको? सलाह दी है किसी ने आपको? नहीं। खुद ही बनाए हैं? तो ये फंड्स पोर्टफोलियो में डालने से पहले क्या किया आपने? तमाम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे आप गए, फंड की परफॉर्मेंस देखी और उनको शामिल कर लिया? नहीं, ये तो नए NFO आए थे, तो उसी हाँ, पहले बात में रखे थे मैंने। आपको क्या आकर्षित करता है नए NFOs में? मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा था, तो इसलिए मैंने मतलब स्मॉल कैप और ये ज्यादा दिया हुआ है। क्योंकि स्मॉल कैप में आपको फिलहाल रिटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपने सारे स्मॉल कैप डाल दिए। ठीक है सर, पढ़ते लिखते हैं शेयर बाजार को? नहीं, इतना टाइम नहीं। इतना टाइम नहीं है? चलिए, तो और आपने ये खुद डायरेक्ट स्कीम्स ली हैं कि रेगुलर स्कीम्स है? आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए खुद लिया हुआ है? सर देखिए, एक तो आपके पास बाजार को ट्रैक करने का टाइम है नहीं, और उसके बाद आपने खुद की रिसर्च वर्क की और आपने ये सारे फंड्स पोर्टफोलियो में डाल दिए। अच्छी बात यह है कि 15 साल का समय है, ठीक है, तो जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो आपकी अप्रोच है उसको, और मेरे ख्याल से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसके अलावा और कोई फंड्स नहीं है पोर्टफोलियो में, यही फंड्स है ना? हाँ जी, है ना? तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच ले लिया है। अब आपको ये सूट करता है या नहीं करता, जिस तरह के आप निवेशक हैं, जो बातें आपसे बात करके हमको जो आपकी सोच समझ में आ रही है उसकी थोड़ी तफ्तीश करते हैं। विश्वजीत जी, किस तरह के निवेशक आपको राम शर्मा जी लगते हैं, ये बताइएगा, जो भी आप बातचीत आपने सुनी अभी। जी बिल्कुल, राम शर्मा जी ने सबसे पहले तो इंडेक्स फंड ले रखे हैं, तो कोशिश ये करिए कि कोई एक्टिव फंड्स ज्यादा नहीं है इनके पास। केवल एक HDFC डिफेंस फंड है जो मेरे हिसाब से डिफेंस फंड शायद लिया हुआ है। एक्टिव फंड है। हाँ, और ये दोनों थीमेटिक फंड है, HDFC डिफेंस फंड भी और एक ऑटो इंडेक्स फंड भी ले रखा है। दोनों एक तरह से थीम को रेप्लिकेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरऑल पोर्टफोलियो आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ा सा एग्रेसिव है। विश्वजीत जी, मुझे ऐसे लगता है सर कि राम शर्मा जी को शायद ये बात हमें समझानी होगी कि इंडेक्स फंड क्या होता है, और जो उन्होंने थीमेटिक फंड ले रखे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक फंड ले रखे हैं, वो क्या होते हैं। क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं कि इनके पास बाजार को ट्रैक करने का समय नहीं है, पढ़ने लिखने का भी समय नहीं है। तो शायद जो NFOs आए हैं उन्होंने वो बाजार में आते हुए देखे और उन्हें ख़रीद लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि राम शर्मा जी अकेले नहीं हैं, इनके जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो शायद ये डिफरेंस नहीं समझते हों कि एक थीमेटिक फंड का, सेक्टर फंड का मतलब क्या होता है, इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है, रेगुलर फंड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट फंड का मतलब क्या होता है। बारीकी में जाके आप समझा सकते हैं विश्वजीत जी थोड़ा सा।
जी, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि शर्मा जी, अगर आपके पास समय नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको एक सलाहकार की आवश्यकता है, जो आपको एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो बना के दे, जिसमें कुछ एक्टिव फंड्स भी हों, कुछ डायरेक्ट फंड्स भी हों, कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरा एक डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो हो, ताकि आपका ओवरऑल रिस्क कम हो। जहाँ तक कि थीमैटिक और सेक्टोरल फंड्स की बात है, ये थोड़े से, ये स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम या एक सेक्टर में निवेश करते हैं, जहाँ थोड़ा-सा नैरो अप्रोच हो जाती है, और इसमें एंट्री और एग्ज़िट जो है बहुत क्रूशियल होती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि वो थीम ऑलरेडी रिटर्न्स बन चुके होते हैं, और निवेशक जो है पास्ट की रिटर्न देखकर उसमें एंटर कर जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छी रिटर्न्स आई है इस थीम में, तो ये थीम अच्छी है। लेकिन कब निकलना है उस थीम से, वो थीम को हो सकता है काफ़ी लंबा समय लग जाए प्ले आउट होने में, तब तक कि आपको लगेगा कि आपके रिटर्न्स नहीं बने। तो और ओवरऑल भी देखें तो थीमैटिक फंड्स आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपका एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स होने चाहिए, जो कि डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए। और अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं, तो वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहाँ पे आपको वो थीम समझ में आती हो, वो सेक्टर समझ में आता हो, और आपके पास रिस्क लेने की क्षमता भी हो। जहाँ तक कि डायरेक्ट और रेगुलर फंड की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप खुद समझ सकते हैं मार्केट को, खुद समझ सकते हैं उन फंड्स को, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं, तो आप अवश्य डायरेक्ट में जाएँ। अदरवाइज़ रेगुलर फंड किसी सलाहकार की मदद से लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी शर्मा जी, मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, इसको एक कुछ किसी सलाहकार की मदद लें। जैसे कि हम बता भी देते हैं कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएँ। एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे फंड्स, एक्टिव फंड्स भी आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो किसी एक इंडेक्स को मिमिक करता है, नकल करता है उस इंडेक्स को, और कभी उस इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। तो अगर आप एक्टिव फंड किसी अच्छे फंड में, जहाँ पे एक अच्छे फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसमें निवेश करते हैं, तो आपको हो सकता है आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करें और बहुत अच्छी रिटर्न्स लाएँ। क्योंकि आपके पास लंबा समय है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास अभी समय है, और आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएँगे, तो अवश्य ही कम रिस्क लेकर एक अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल आप बना सकते हैं। जहाँ तक कि आपके एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का सवाल है, तो मैं आपको कहूँगा कि आईसीआईसीआई ऑटो इंडेक्स जो आपने ले रखा है, उससे निकल कर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में चले जाएँ, जो कि एक एक्टिव फंड है, एक लार्ज कैप फंड है। इसके अलावा आप एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा-सा अभी एक्सपोज़र कम रखें, और समय-समय पर अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते रहें, रिव्यू करते रहें, मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए। तो मेरी सलाह यही रहेगी, जहाँ तक कि आपने हालाँकि पूछा नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ कि आप 15 साल में अगर आप ये ₹5000 और ऐड कर देते हैं, तो भी आपका ये पोर्टफोलियो करीब-करीब 25 लाख रुपए बनाएगा। और कोशिश करें डाइवर्सिफाइड फंड्स लें, एक सलाहकार की मदद लें, और जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, उतना आपका रिस्क भी कम होगा। चलिए, हमारे पास जितना भी समय था शर्मा जी, हमने कोशिश की कि आपको बहुत सारे पोर्टफोलियो से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी जाए, समझाइश दी जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको विश्वजीत जी की सलाह समझ में आई हो, और अगर नहीं तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये जो शो है हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाता है, और यूट्यूब पर आप आज का शो देख सकते हैं, आपका सवाल भी उसमें शामिल होगा। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, और यूट्यूब के एक दर्शक हैं जिनका सवाल हम हेमंत जी के सामने रखेंगे, पुणे से सुधीर जी का, और इनकी उम्र 62 साल की है सर, और इन्हें अपनी निवेश की जो जर्नी है, जो सफ़र है निवेश का, वो शुरू करना है। 30 लाख रुपए लमसम बोल रहे हैं, डालना चाहते हैं 5 साल के पीरियड के लिए, और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही 30 लाख रुपए जो डालेंगे 5 साल में, वो कितने तक बन जाएंगे, कितना मुनाफा वो उस पर कमा पाएंगे, ये इनका सवाल है। फ़ोन लाइन पर होते तो मज़ा आता बात करने में, और जानकारी हम ले पाते उनसे, क्योंकि उम्र दरअसल ऐसी है ना कि हम जानते नहीं उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है हेमंत जी। मेरे ख्याल से हम दोनों ही अप्रोच बता देते हैं उनको, अगर थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच रखना चाहें तो रख तो सकते नहीं है, वैसे 5 साल का ही समय है, लेकिन फिर भी अगर इक्विटी ओरिएंटेड कुछ अप्रोच हो, और साथ ही बाकी फिक्स्ड इनकम वाली कोई अप्रोच आप पर बताएं हेमंत जी। यस कविता, आई थिंक देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसा उन्होंने कहा कि वो 62 ईयर ओल्ड है, तो मान के चल रहे हैं कि अगर वो मान लीजिए रिटायर्ड है, और उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनका जो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे बैंक डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स, इस तरह के ऑप्शन में है, क्योंकि
उन्होंने कहा कि वो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं अगर म्यूचुअल फंड से। तो जनरली जब भी आप कोई पोर्टफोलियो में रिकमेंडेशन देते हो तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किस तरह का तालमेल है, किस तरह का मिश्रण है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। बट क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जैसा मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ये पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम वो समझ के आगे चलते हैं। 5 साल का समय है इनके पास। समय बहुत लंबा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो मार्केट लाइक प्रोडक्ट है उनमें पोटेंशियल है डेफिनेटली ट्रेडिशनल ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न देने का, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के फंड, किस तरह की एसेट एलोकेशन करते हैं, उसके अपने अटेंडेंट रिस्क भी हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। तो अगर मैं इनकी करंट सिचुएशन देखूं, करंट एज देखूं और समय देखूं और ये कंसीडर करूं कि फैक्ट जैसे उन्होंने कहा 30 लाख रुपए उनको लमसम है, उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल 2 अप्रोचेज हैं यहाँ पे। एक तो मुझे लगता है इन लाइन विद जो मुझे इनका रिस्क प्रोफाइल समझ में आ रहा है वो ये है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएं जहां पे इक्विटी हो लेकिन प्रोपोर्शन जो है बहुत ज्यादा ना हो। वेरी फैक्ट कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसका मतलब वही है कि वो चाहते हैं कि जो उनको ट्रेडिशनल ऑप्शन से जो रिटर्न मिलता है उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न मिले, और ऑफकोर्स हमें रिस्क के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी कैटेगरी यहाँ पे होगी बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी का रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है, उसके अलावा वहां पे आर्बिट्राज रहता है, उसके अलावा डेट रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का रहता है, यानी 1 साल के बाद जो भी कैपिटल गेन हो उस पर आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड सही है। 3 फंड मैं इनको रेकमेंड कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निपॉन बैलेंस एडवांटेज। ये 3 फंड है, इनमें आप 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्या लमसम इन्वेस्ट करें या फिर थोड़ा समय लेके इन्वेस्ट करें। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है तो हम बहुत ज्यादा लंबा समय ले भी नहीं सकते इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इक्विटी का एक्सपोजर रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इक्विटी है उसमें, अगर 40-45% भी इक्विटी है तो भी वॉलेटिलिटी होगी, और ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि 30 से 40% जो पैसा है वो आप लमसम इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी जो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू अगले 3 से 6 महीने में, बहुत ज्यादा जैसा मैंने कहा लंबा नहीं खींचना है उसको, कोशिश करिए 3 महीने में अगर हम उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से उसको इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आपका जो शुरुआती जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि आपको वॉलेटिलिटी देखने पड़े, कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट आना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस एडवांटेज जी। फंड एक अप्रोच है। दूसरा है इक्विटी फंड, चलिए। जैसे फ्लेक्सी कैप जी। फंड है, उनको भी देख सकते जी। हैं क्योंकि वहां पे थोड़ी इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा मिले। बिल्कुल। चलिए, तो ये अप्रोच सुधीर जी के लिए। अगला सवाल मैं पवन शर्मा का लूँगी, ये भी यूट्यूब के दर्शक हैं हमारे, और विश्वजीत जी आपके पास है इनका सवाल। गुवाहाटी असम से इन्होंने सवाल भेजा है। 15,000 की देखिए ये SIP कर रहे हैं और फंड्स के नाम भी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे। बंधन का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, कोटक बिजनेस साइकिल फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, टाटा का लार्ज और मिड कैप भी है, और 5,000 रुपये की इनको SIP भी करनी है। फिलहाल 29.5%, 29.5% के आसपास का CAGR इनको पोर्टफोलियो में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फंड सिलेक्शन बताइएगा, और 5,000 रुपये जो ऐड करने हैं विश्वजीत जी, वो कहाँ ये ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कविता जी, देखिए फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस मार्केट कैप्स है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। तो मैं बट इसमें ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो कुछ फंड्स रिपीट हैं, जैसे कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं और 2 लार्जर मिड कैप फंड्स हैं। तो सबसे पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये एक ही फंड बहुत है, एक कैटेगरी में 2 फंड्स की आवश्यकता शायद नहीं है। तो ये जो बंधन वैल्यू फंड, बंधन फ्लेक्सी कैप फंड है, और इनके अलावा इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि बंधन फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच करके ये बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड में चले जाएं, जो कि एक वैल्यू कैटेगरी फंड है। तो एक नई कैटेगरी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा इनके पास इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड है और टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्होंने 3 लाख रुपए ऑलरेडी निवेश भी किया हुआ है, लेकिन ये SIP इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में चला रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड से स्विच करके ये या तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में चले जाएं या फिर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में चले जाएं। तो ये 2 चेंजेस करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो अक्रॉस मार्केट कैप रहेगा और डिफरेंट AMCs में भी रहेगा, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। जहां तक कि इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए इन्होंने और ऐड करने हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये एग्जिस्टिंग फंड्स में ही 1,000 रुपए ये ऐड कर दें, तो
नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, नए फंड्स की ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये 20,000 रुपए जो अगर 15,000 में ये 5,000 रुपए और ऐड करते हैं और 20,000 रुपए अगर ये निवेश करते हैं 15 साल के लिए, ताकि इन्होंने पूछा नहीं है, तो ये 1 करोड़ रुपया अपना कॉर्पस क्रिएट कर पाएँगे, 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। और अगर इन्होंने 20 साल के लिए ये टेन्योर बढ़ा दिया, 5 साल थोड़ा और इंक्रीज़ कर दिया, तो यही कॉर्पस 2 करोड़ बढ़ जाएगा। तो ये मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज होता है, उसका ये पूरा-पूरा लाभ उठा पाएँगे। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, केवल ये 2 फंड्स में स्विच करें और जितना हो सकता है उतनी अपनी एसआईपी को ऐड करते रहें। ऑलराइट, चलिए जितना विस्तार से हो सका हमने सलाह दे दी है। पवन शर्मा साहब फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन यूट्यूब के दर्शक जहां पर उन्होंने सवाल भेजा। इसी के साथ आज के सवाल जवाब के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हेमंत जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और हमें भी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप भी अपने सवाल शो में पेश करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये हमारा नंबर है। और साथ ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव होते हैं। यूट्यूब पर आप बहुत देखते हैं हमें, वहाँ पे भी सवाल छोड़ते हैं, वो सवालों को भी हम शो में शामिल करते हैं और एक एक करके आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के अलावा इंश्योरेंस पर भी कोई सवाल हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कन्फ्यूजन हो, कुछ खरीदना हो, बेचना हो किसी पॉलिसी में से, या मिस सेलिंग का भी अगर कोई वाकया हो गया आपके साथ, तो अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन ब्रेक के उस पार क्योंकि हर सोमवार को हम एक फंड, स्पेसिफिक फंड पर बात करते हैं, तो आज मैन्युफैक्चरिंग थीम वाले फंड्स पर बातचीत होगी। हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रू के मैन्युफैक्चरिंग फंड के जो फंड मैनेजर है वो जुड़ेंगे ब्रेक के बाद और विस्तार से बताएंगे कि अगर पोर्टफोलियो में कोई थीमेटिक फंड जोड़ना हो, वो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई फंड जोड़ना हो, तो आपके लिए कितने मौके हैं, क्या जोखिम है, क्या कमाई के यहाँ पर गुरु मंत्र हैं। इस ब्रेक के बाद